जेनेटिक्स के अंदर बच्चों हम टर्मिनोलॉजी समझ रहे थे, इसी में ही नेक्स्ट टर्म आती है होमोजाइगस, प्योर या ट्रू ब्रीडिंग। होमोजाइगस समयुग्मजी, शुद्ध। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है त्रिद्रुप प्रजनन सम, लेकिन बढ़िया है कि इंग्लिश नाम ही ध्यान रखें। होमोजाइगस जिसका दूसरा नाम होता है प्योर। अच्छा, इसी तरह से एक टर्म और आती है हेट्रोजाइगस, जिसके लिए हम हिंदी में विषम युग्मजी कहते हैं। इसी का एक नाम और होता है इम्प्योर या अशुद्ध। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी क्या कहना चाहती है समझिएगा। समयुग्मजी का मतलब होता है एक द्विगुणित प्राणी जीवधारी में दो समान एलील की उपस्थिति। समान एलील से मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी, दोनों एलील सेम टाइप के हो, दोनों एलील दो जीन होती हैं सेम टाइप के हो तो वो कहलाता है होमोजाइगस। ऐसे समझो, इस क्रोमोसोम पर कैपिटल टी है और इस क्रोमोसोम पर भी कैपिटल टी है, दोनों ही क्रोमोसोम पर कैपिटल टी है, यहां स्मॉल टी है ही नहीं। अच्छा, सेम टाइप है, इधर भी सेम इधर भी सेम, तो सेम टाइप टी टाइप है, सेम टाइप है तो कंडीशन का नाम होमोजाइगस। समान प्रकार है, एक जैसे है तो इसको हम प्योर भी कह सकते हैं, शुद्ध भी कह सकते हैं, या इसको ट्रू ब्रीडिंग लाइन भी कह सकते हैं। आगे कभी मैं प्योर शब्द बोलूं, शुद्ध बोलूं तो क्या समझ जाओगे? होमोजाइगस, दोनों एलील सेम है। अच्छा, यहां स्मॉल टी होता तो इधर भी स्मॉल टी। अच्छा, हम ये दो बार क्यों बनाते हैं? यस, क्योंकि हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, हर क्रोमोसोम में अंदर ये वन है तो ये वन है, एक जैसे क्रोमोसोम हमारे अंदर दो होते, तो इसीलिए इसको कहा जाता है होमोजाइगस। अच्छा, टीटी समान प्रकार के। अब यहां पे लेते हैं एक द्विगुणित प्राणी में दो असमान एलील की उपस्थिति। अगर दोनों एलील अलग अलग हो तो उसको कहा जाता है हेट्रोजाइगस। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे यहां क्रोमोसोम पर कैपिटल टी है और यहां स्मॉल टी है। अब बताओ, यहां एलील अलग अलग आ रहे हैं, तो अलग अलग आ रहे हैं, असमान एलील आ रहे हैं तो उसको नाम दे देंगे हेट्रोजाइगस। दोनों समान है तो होमोजाइगस, असमान है तो हेट्रोजाइगस। इसको प्योर, इसको इम्प्योर कहते हैं। आंसर देना आप लोग। मैंने लिखा कैपिटल आर, प्योर इम्प्योर। हाँ, अरे समान है, दोनों सेम दिख रहे हैं तो प्योर ही कहेंगे। मैंने लिख दिया कैपिटल एच स्मॉल एच। बोलो बच्चों, वेरी गुड, इम्प्योर। मैंने लिख दिया कैपिटल जी, समयुग्मजी विषमयुग्मजी, समान है समयुग्मजी। अच्छा, मैंने ऐसे लिख दिया कैपिटल जी स्मॉल जी, हाँ विषमयुग्मजी। मैंने बच्चों यहां पे लिख दिया कैपिटल एम, दोनों कैपिटल एम है, समयुग्मजी। मैंने बच्चों इस तरह से लिख दिया स्मॉल बी, समयुग्मजी। मैंने लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, शुद्ध अशुद्ध। तो ये चीजें आप ध्यान रखो बेटे, बहुत आसान सी बातें। तो ये टर्म और ये टर्म, दोनों टर्म आप नोट कर लीजिए। अगली टर्म इसमें लेते हैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। क्लियर सबको अच्छे से? समान है तो होमो, अलग है तो हेट्रो। अगला लेते हैं हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब द्विगुणित जीवधारी में किसी जीन के एकल एलील की उपस्थिति। अगर बच्चों डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉइड है तो दो एलील होने चाहिए, लेकिन डिप्लॉइड होते हुए भी एक ही एलील आए, जीन का एक ही एलील हो तो उसको हेमीजाइगस कहा जाता है। इस बात को आप बहुत ध्यान समझिएगा। हेमीजाइगस अर्धयुग्मजी क्या होता है? ये सिंबल जो होता है ऐसे सर्कल बना के प्लस कर देना, फीमेल को प्रदर्शित करता है, मतलब ये यहां फीमेल मादा को इंडिकेट करेगा। क्लियर? ये फीमेल के क्रोमोसोम है। मानव की बात करें, क्रोमोसोम 1 1 2 2 ऐसे 22 होते हैं ऑटोसोम, और यहां पर फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जानते हो सभी। मेल के क्रोमोसोम की बात करें, ये सिंबल बच्चों मेल को इंडिकेट करता है। ऐसे यहां सर्कल बना के इस तरह से एरो बना दे तो मेल को इंडिकेट करता है। ये फीमेल है, ये मेल है। अच्छा, मेल में भी क्रोमोसोम ऑटोसोम 22 वाले तो आप देखोगे ये सेम ही होंगे, जो यहां होंगे सेम यहां होंगे। बस यहां जो डिफरेंस आता है सेक्स क्रोमोसोम का आता है, और यहां सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स होगा और अगला वाई होगा। तो ये सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं यहां डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या सीखा हमने? यहां पर ऑटोसोम, यहां ऑटोसोम सेम है, यहां सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में एक्स एक्स है, जबकि यहां एक्स और वाई होता है। अब इन क्रोमोसोम पर ऐसे अलील बिठाते हैं। अच्छा, हमने दो बार क्यों बनाया? डिप्लॉइड है। अच्छा, हम सिर्फ 1 को 3 बार क्यों नहीं बनाते? हमें बनाना नहीं आता? अरे बनाना तो आता है, लेकिन वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। हम जो जेनेटिक्स मान के चल रहे हैं वो डिप्लॉइड मान के चलते हैं, ये ध्यान रखो आप। डिप्लॉइड मान के हम जेनेटिक्स समझ रहे हैं, तो यहां पर हम कभी भी ऐसे 3 नहीं बनाएंगे, 2 बार लिखेंगे। यहां बच्चों में लिखा कैपिटल टी, क्या है कैपिटल टी? हो सकता है, हो सकता है। और दोनों तरफ सेम अलील है, आप बताना ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। अगर दोनों तरफ सेम अलील है तो आप सभी जानते हैं ऐसी कंडीशन को क्या कह देंगे?
होमोजाइगस, ये होमोजाइगस हो जाएगा। अच्छा, यहां आर स्मॉल आर मैं नहीं बताऊंगा, यहां ये कंडीशन क्या कहलाएगी, हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा, ये हेट्रोजाइगस हो गया। इसी तरह से यहां हम चलते गए, कैपिटल ई स्मॉल ई। अच्छा, यहां पर ई स्मॉल ई हो सकता है, ये एक्स एक्स कौन सा क्रोमोसोम है, हाँ समजात गुणसूत्र है, तो यहां कैपिटल ई है तो यहां स्मॉल ई हो सकता है। और ये कंडीशन भी अपने आप में क्या बन जाएगी, हेट्रोजाइगस। अच्छा, क्यों लिखा मैंने हेट्रोजाइगस, क्योंकि एक कैपिटल ई है एक स्मॉल ई है, तो हेट्रोजाइगस हो गया। फीमेल में या तो होमोजाइगस मिलेगा, कुछ जीन के लिए होमोजाइगस, जैसे टी के लिए होमोजाइगस, आर के लिए हेट्रोजाइगस, ई के लिए हेट्रोजाइगस, ऐसे चलता जाएंगे। अच्छा, ये कंडीशन कहां है, फीमेल में। अब मेल में समझे, मेल में यहां पे मैं लिखा टी स्मॉल टी, बताओ कंडीशन, यस, अगर मैंने यहां टी स्मॉल टी लिखा है तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। अरे अलग अलग है, यहां पे आर आर, मतलब ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, होमोजाइगस हो जाएगी। जानते हो सभी, मतलब यहां हेट्रो चल रहा है, यहां होमो चल रहा है। अब यहां पे बताओ, यहां मैंने कैपिटल ई लिखा, अब आप बताना स्मॉल ई कहां लिखूं या कैपिटल ई कहां लिखूं, अगला एलील कहां लिखूं, बताओ। अच्छा, यहां एक्स एक ही है तो दूसरा एक्स है ही नहीं। अरे यहां पर मेल में दूसरा एक्स है ही नहीं, और जब यहां पर यह दूसरा एक्स है ही नहीं, जब यह दूसरा एक्स ही नहीं है, तो यहां स्मॉल ई हम लिख ही नहीं सकते। और ऐसे हवा में तो कोई एलील बिठा नहीं सकते आप, ये मतलब लिख ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही एक्स होता है। अच्छा, डिप्लॉयड है, दो एलील चल रहे थे, हर जगह दो चल रहे थे, लेकिन यहां कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, क्योंकि एक ही एक्स है। अच्छा, दूसरा एक्स होता तो लिख देते, लेकिन मेल में आप सभी जानते हैं कि यहां मेल में केवल और केवल एक ही एक्स होता है, तो एक ही बार लिखेंगे। इसी तरह से वाई है, तो इस पर मैंने स्मॉल एस लिखा, यहां स्मॉल एस लिखा तो एक ही बार लिखा, क्योंकि एक ही वाई है, दूसरा वाई है नहीं। तो बताओ, ई कितनी बार लिखा, एक बार। वाई एच कितनी बार लिखा, एच कितनी बार लिखा, एक बार, क्योंकि यहां पर एक एक ही क्रोमोसोम है और एक एक ही एलील है, ई भी एक बार है, एच भी एक बार है, तो ऐसी कंडीशन को लिखा जाता है अर्धयुग्मजी हेमिजाइगस। अच्छा, यहां क्या था, हेट्रोजाइगस, यहां क्या था, होमोजाइगस, लेकिन यहां हेमिजाइगस। हेमिजाइगस बताओ, यहां पर हेमिजाइगस क्यों लिखा, आप बताओ मुझे, क्योंकि एक ही एलील है, दूसरा एक्स है ही नहीं, और है ही नहीं तो हम लिख ही नहीं सकते, तो एक ही एलील था तो हेमिजाइगस। मेल होते तो डिप्लॉयड है, लेकिन डिप्लॉयड होते हुए भी हर जगह तो दो दो एलील चल रहे थे, लेकिन यहां कितना एलील आया, ई एक ही बार आया, एच भी एक ही बार आया, तो एक एक एलील का मिलना, यह हेमिजाइगस कंडीशन आती है। अब सोच के आंसर देना, हेमिजाइगस फीमेल में मिलता है या मेल में, यस मेल में। अच्छा, फीमेल में क्यों नहीं, क्योंकि यहां दो एक्स है, मेल में एक ही एक्स है, एक ही वाई है, तो एक एक एक्स एक एक वाई होने की वजह से ही यह हेमिजाइगस कंडीशन है। तो मेल में आपको तीनों कंडीशन मिल गई। कुछ जगह हो सकता है हेट्रोजाइगस हो, कुछ जीन के लिए होमोजाइगस हो, लेकिन कुछ जीन के लिए हेमिजाइगस होता है। कौन से जीन के लिए, जो एक्स और वाई पर है। अच्छा, फीमेल में क्या कंडीशन है, या तो होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा। यहां पे भी आप देखो हेट्रो आ गया, मतलब हेमिजाइगस है ही नहीं। तो इतना सिखाने के बाद कंक्लूजन क्या निकला, हेमिजाइगस कंडीशन केवल मेल में होती है, क्योंकि एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो एक लाइन हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, मानव नर के एक्स तथा वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन, एक्स और वाई पर, एक्स पे भी और वाई की जो जीन है यह हेमिजाइगस है। अच्छा, हेमिजाइगस एक्स की वजह से है, वाई की वजह से, दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों की ही जीन क्या कहलाएगी, हेमिजाइगस, क्योंकि दोनों ही एक ही है। तो हेमिजाइगस क्या होता है, यह भी आप लोग नोट करके रखें, कर ले इतना नोट। अच्छा, अगली डेफिनेशन हम लेते हैं। अगली डेफिनेशन यहां पे लेते हैं प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील, डोमिनेंट रिसेसिव। प्रभावी एलील, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों, डोमिनेंट। अप्रभावी को रिसेसिव। डोमिनेंट एलील मतलब एलील जो समयुग्मजी व विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त होते हैं। होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो, हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो, तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी होमोजाइगस में भी काम करता है, हेट्रोजाइगस में भी काम करता है। अच्छा, कैपिटल टी का काम होता है टोल लाना, यह बच्चों टोल लाने का काम करता है। अगला आता है अप्रभावी एलील, जो केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रकट होते हैं, मतलब समयुग्मजीय अवस्था में अपने आप को शो करते हैं, वो कहलाते हैं अप्रभावी एलील। जैसे स्मॉल टी, ये स्मॉल टी यहां पर ड्वार्फ लाने का काम करता है, लेकिन ये कब लाएगा, जब होमोजाइगस हो।
इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। मैं आपसे पूछूंगा कंडीशन कैपिटल टी, यहां पर जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है होमोजाइगस होगी, यहां पर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, ये वाला बताओ। वेरी गुड, समयुग्मजी होमोजाइगस। बताओ यहां विषम युग्मजी, इंग्लिश में कहना चाहो हेटेरोजाइगस, यहां समयुग्मजी होमोजाइगस। अच्छा, कैपिटल टी का काम क्या लाना था? टोल। तो यहां कैपिटल टी है और यहां कैपिटल टी है, तो इसमें प्लांट क्या बनेगा? टोल। ये बन गया टोल। कैपिटल टी का काम था टोल। अच्छा, यहां कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी प्लांट यहां पर बनता है टोल ही। यहां भी टोल ही बनता है क्योंकि इस कैपिटल टी की चलती है, इस कैपिटल टी की चलती है। स्मॉल टी चल नहीं पाता क्योंकि ये अपने आप में डोमिनेंट होता है, स्मॉल टी को शो ही नहीं करने देता, अपने आप को प्रकट ही नहीं करने देता, तो कैपिटल टी की चलती है। विषम युग्मजी में दोनों थे, कैपिटल टी तो चाहता था टोल लाना, स्मॉल टी चाहता था ड्वार्फ लाना, लेकिन जब प्लांट को उगाया गया तो टोल बना, मतलब इस कैपिटल टी की चली, इसकी चली, स्मॉल टी की चली नहीं। अच्छा, स्मॉल टी में आप जानते हैं ड्वार्फ आ जाएगा क्योंकि टी स्मॉल टी का काम ड्वार्फ लाना है। अब यहां पे बताओ, कैपिटल टी होमोजाइगस में भी काम कर रहा है, कैपिटल टी टोल लाना चाहता था, होमोजाइगस में भी काम कर रहा है और कैपिटल टी हेट्रो में भी तो काम कर रहा है, तो ये होमो और हेट्रो दोनों में काम करता है, जबकि स्मॉल टी केवल और केवल होमोजाइगस में ही ड्वार्फ लाया। अरे यहां तो ड्वार्फ लाई नहीं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये जो कैपिटल टी है ये यहां पे हो जाएगा टोल वाला, ये हो जाएगा प्रभावी ट्रेट, ड्वार्फ वाला हो जाएगा अप्रभावी ट्रेट। ये तो ट्रेट हो गए, लेकिन इस कैपिटल टी एलील को मैं कहूंगा प्रभावी एलील और इस स्मॉल टी को मैं कहूंगा अप्रभावी एलील। एक बार यहां पर बहुत अच्छे समझेगा, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी होता है। अब इस बात को ध्यान से हम समझे, ध्यान सुनना। इधर जो टोल और ड्वार्फ आपको दिखाई दे रहे ये तो कहलाते हैं ट्रेट, ये तो क्या कहलाते हैं? ट्रेट। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी कहलाते हैं अलील। तो मैं ऐसे कहूंगा टोल जो है, टोल ये डोमिनेंट ट्रेट है, टोल डोमिनेंट ट्रेट है और कैपिटल टी डोमिनेंट अलील है। अब इसी तरह से आप बताना ड्वार्फ को क्या कहेंगे? रिसेसिव या अप्रभावी ट्रेट, लेकिन स्मॉल टी को हम कहेंगे अप्रभावी एलील। यहां पर खास बात क्या होती है? प्रभावी वो होता है जो समयुग्मजी विषम युग्मजी दोनों में शो होता है। समयुग्मजी विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में शो हो डोमिनेंट होता है, और जो केवल समयुग्मजी अवस्था में शो होता है वो अप्रभावी होता है। केवल समयुग्मजी अवस्था में प्रकट हो वो कहलाता है अप्रभावी। यानी मैं कहूंगा प्रभावी ट्रेट टोल, अप्रभावी ट्रेट ड्वार्फ, प्रभावी एलील कैपिटल टी, अप्रभावी एलील स्मॉल टी। प्रभावी अप्रभावी को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है हेट्रो में चेक करा करो। होमो में समझ में नहीं आता बच्चों, हेट्रो में चेक करो। हेट्रो में अगर टोल आ रहा है मतलब प्रभावी, हेट्रो में टी की चली मतलब ये प्रभावी है, तो हेट्रो में चेक कर सकते हैं। होमो में तो दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं। कहां चेक करेंगे? हेट्रो में। अच्छा, ये वाला जो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं टोल ड्वार्फ वाला, ये सब आप जानते हैं। कुछ अलग एग्जांपल लेके आपको क्लियर करता हूं, और वो एग्जांपल आप मुझे बताना कौन डोमिनेंट होगा कौन रिसेसिव होगा, आपको एक बार में सब समझ में आ जाएगा। चलिए वो एग्जांपल लेता हूं मैं। यहां बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए मैंने कहा कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर से यहां पे मैंने कहा कि रेड कलर के फ्लावर आते हैं, और आर डैश इससे मान लेते हैं येलो कलर के फ्लावर आते हैं। आर से रेड आता है, आर डैश से येलो आता है। बताओ कौन प्रभावी है, कौन प्रभावी एलील है या कौन प्रभावी ट्रेट है? बताओ। नहीं बता सकते, चलो ठीक है चेक करते हैं। अब मैंने यहां पर कंडीशन ऐसे दी, मैंने कहा कैपिटल आर, यहां पे बन गया ये रेड, आर डैश ये बन गया येलो। अब बताओ बच्चों कौन डोमिनेंट है? आर में रेड बना, आर डैश में येलो बना। अब बताओ कौन है? यहां भी नहीं बता सकते क्योंकि ये भी होमो है, ये भी होमोजाइगस है। कहां चेक करोगे? हेट्रोजाइगस में। हमने यहां पर हेट्रोजाइगस मतलब आर डैश में देखा, और आर डैश में देखा तो यहां येलो कलर आया। आर डैश में कौन सा कलर आया? येलो। अब मेरा क्वेश्चन ढंग से सुनना, सभी जो पूछ रहा हूं उसका आंसर देना। कौन डोमिनेंट ट्रेट है? मैं पूछ रहा हूं ट्रेट, एलील नहीं। ट्रेट कौन सा है, येलो या रेड? अच्छा कौन सा? येलो। कहां चेक किया आपने? हेट्रोजाइगस में। और यहां पर ये अपने आप को शो कर रहा है, मतलब मैं इसको लिखूंगा डोमिनेंट प्रभावी ट्रेट।
तो ये प्रभावी ट्रेट होगा। अरे बात समझ में? अच्छा, ये तो हो गया ट्रेट। कैसे पता किया? हेट्रोजाइगस में चेक किया। यहां पता नहीं चल रहा था, हेट्रो में चेक किया, और आर डैश येलो आ रहा है, इसका मतलब ये हो। अब बताओ आर और आर डैश में से कौन प्रभावी एलील है? यस, ये आर डैश जो होगा ये हो जाएगा डोमिनेंट, क्या लिखूं? अलील। वेरी गुड, ये हो जाएगा डोमिनेंट अलील। तो आर क्या बन जाएगा? रिसेसिव अलील। वैसे ये लिखने का तरीका मेरा गलत है, क्योंकि अगर ये रिसेसिव तो स्मॉल आर से लिखना चाहिए था। रिसेसिव को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, लेकिन अगर मैं यहां पहले ही स्मॉल आर लिख देता तो आप पहले ही सब कुछ बता देते। तो यहां मैंने कुछ समझदारी दिखा दी है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। कहां चेक करेंगे? हेट्रो में। क्लियर हुआ सबको? हेट्रो में जो एलील आया, कुछ भी हो, हेट्रो में जो आया, जो एलील अपने आप को शो करेगा वो डोमिनेंट एलील, और हेट्रो में जो ट्रेट बनेगा वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है। हेट्रो में चेक करना, सीधी बात है। ये आगे हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। आगे जब हम लोग आगे के केस पढ़ेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डोमिनेंट रिसेसिव में। बेस्ट तरीका हेट्रो में चेक कर लो। क्लियर बच्चों? इतना जेनेटिक्स में हम बच्चों टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ रहे थे। इसी टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लेने जा रहे हैं, वो है लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप, और इसी से मिलता जुलता टर्म आती है जीन प्रारूप, जीनोटाइप। लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है समझिएगा। फिनोटाइप का मतलब प्राणी में या जीवधारी में किसी विशिष्ट लक्षण का दिखाई देने वाला बाहरी स्वरूप। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका बाहरी स्वरूप दिखाई देता है, जो बाहर से दिखाई देता है, वो कहलाता है उसका फिनोटाइप। जैसे टॉल है, ड्वार्फ है, ये बाहर से दिखाई देते हैं, और बाहर से दिखाई देते हैं मतलब ये क्या बन जाते हैं? उसके फिनोटाइप बन जाते हैं। जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप का मतलब होता है प्राणी में किसी विशिष्ट लक्षण के लिए उपस्थित आनुवांशिक संगठन। आनुवांशिक संगठन मतलब उसका जीन का संगठन, और जीन का संगठन उसी को हम जीनोटाइप कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, जो बाहर से दिखाई देगा वो फिनोटाइप है, और शरीर के अंदर जो जीन बैठी है वो जीनोटाइप होता है। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा। मान लीजिए प्लांट यहां पर मैंने ऐसे बनाया और यहां ऐसे बनाया। बताइए ये प्लांट टॉल या ड्वार्फ? इसकी तुलना में हाँ तो बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब हम कह सकते हैं टॉल है, और ये ड्वार्फ होगा। अच्छा, ये टॉल और ड्वार्फ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो बाहर से नजर आ रहे हैं, कोई इस प्लांट से जाके पूछना तो नहीं पड़ता है, बाहर से दिखाई दे रहा है, और बाहर से दिखाई दे रहा है मतलब ये क्या बन जाएंगे? इसके फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो बाहर से दिखाई दे। जैसे ये फ्लावर कलर बाहर से दिखाई दे रहे, तो बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो कहलाता है उसका फिनोटाइप। अब सोचो, इस प्लांट को टॉल बनाने के लिए इसके अंदर कोई ना कोई जीन तो होगी, जीन तो होगी, और इसके अंदर जो जीन का टाइप मिलेगा उसी को हम कहेंगे जीनोटाइप। जैसे यहां पर जीन टीटी हो सकती है या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकती है। ड्वार्फ है तो यहां पर स्मॉल टी होगा, तो इसकी सेल के अंदर ये जीन बैठी होगी, ये इसकी सेल के अंदर बैठी होगी, तो इसके अंदर जो जीन बैठी है ये जीन का टाइप ही कहलाता है जीनोटाइप। तो फिनोटाइप किसको कहते हैं? जो बाहर से दिखाई देता है वो फिनोटाइप, और जो अंदर जीन बैठी है वो कहलाता है उसका जीनोटाइप। फिनोटाइप, जीनोटाइप ये जेनेटिक्स में बहुत काम में लिया जाता है। आगे बच्चों हम जितने भी जेनेटिक क्रॉस समझेंगे, क्रॉस समझाने के बाद मैं आपसे हमेशा दो बातें पूछा करूंगा, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। ये आप तभी आंसर दे पाएंगे जब पहले ये तो पता हो कि फिनोटाइप किसको कहते हैं और जीनोटाइप किसको कहते हैं। तो पहले ये क्लियर तो होना चाहिए। तो एक मिनट आप अच्छे से बताइएगा। मैंने कहा यहां पर येलो वर्सेस ग्रीन का रेशियो, येलो वर्सेस ग्रीन का रेशियो 3:1 आया। अच्छा, येलो ग्रीन, मान लीजिए ये येलो ग्रीन फली का रंग है, कुछ भी है, तो क्या बाहर से दिखाई देंगे? अरे कलर तो बाहर से नजर आता है, और बाहर से नजर आता है मतलब ये एक तरह का फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा आर वर्सेस आर स्मॉल आर वर्सेस स्मॉल आर का रेशियो 1:1 आया। तो बताओ ये रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो, इसको शॉर्ट में हम जीआर लिखा करेंगे। जीआर मतलब जीनोटाइपिक रेशियो, पीआर मतलब फिनोटाइपिक रेशियो। तो सीधी सी बात है, जो बाहर से दिखेगा फिनोटाइप, और इस तरह से आर वाई बी जो भी हम लिखेंगे जीन के फॉर्म में, एलील की फॉर्म में लिखेंगे, वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। क्लियर हुआ बच्चों? तो आप लोग ये दोनों टर्म ध्यान रखें, फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है, ये दोनों टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से क्लियर रखें। अच्छा, इसी में ही अगला पॉइंट लेते हैं, फिनोकॉपी। फिनोकॉपी क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन। जब दो भिन्न जीनोटाइप को भिन्न वातावरण परिस्थितियों में रखने पर, भिन्न जीनोटाइप भिन्न वातावरण में रखने पर समान फिनोटाइप उत्पन्न हो तो वो एक दूसरे के फिनोकॉपी कहलाते हैं। सीधी सी बात है,
अलग अलग जीनोटाइप अलग अलग वातावरण में रखो, लेकिन फिनोटाइप समान आ जाए। क्या समान आ जाए? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का कॉपी हो जाना, फिनोटाइप का कॉपी हो जाना, इसी को फिनोकॉपी कहा जाता है। इसे एग्जाम्पल समझो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां बच्चों ये टीटी प्लांट है और यहां पर, अच्छा टीटी है तो ये प्लांट टॉल होगा, लंबा होगा। यहां पे बच्चों स्मॉल टी है तो ये यहां पर स्मॉल टी वाला, ये यहां पर हो जाएगा स्मॉल टी, कौन सा? बोना, मतलब ये छोटा प्लांट हो जाएगा। अब बच्चों ये टीटी है और ये स्मॉल टी, दोनों के जीनोटाइप कैसे हैं? भिन्न भिन्न। दोनों के जीनोटाइप भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न जीनोटाइप है। अच्छा, ये लंबा है और समझाने के लिए मैंने यहां पे लिख दिया कि ये बोना है, लंबा है, बोना है। तो दोनों के फिनोटाइप भी कैसे हैं? दोनों के फिनोटाइप भी अलग अलग है रे। दोनों के जीनोटाइप अलग है, दिख रहे हैं? टीटी है, स्मॉल टी, जीनोटाइप अलग है, फिनोटाइप भी अलग है, दोनों के फिनोटाइप भी अलग है। अब बच्चों किया क्या, यहां पर इस प्लांट के ऊपर जिब्रेलिक एसिड को डाला। जिब्रेलिक एसिड एक ग्रोथ हार्मोन होता है, इसके ऊपर नहीं डालना, स्मॉल टी वाले के ऊपर जिब्रेलिक एसिड को डाला। और जैसे जिब्रेलिक एसिड को डाला, मतलब एक तरह से इसका वातावरण भिन्न कर दिया। इसका तो वही रखा, इसका वातावरण बदला। और वातावरण बदलने की वजह से हुआ क्या कि ये प्लांट यहां पर, ये प्लांट यहां पर बोने के बजाय ये यहां पर ऐसे लंबा हो जाता है। अच्छा, लंबा हो गया मतलब इधर का फिनोटाइप और इधर का फिनोटाइप कैसा हो गया? सेम। तो यहां पर समान फिनोटाइप आ गए। तो हमने क्या सीखा? भिन्न जीनोटाइप भिन्न वातावरण में रखे, इसका वातावरण और इसका वातावरण अलग रखा, इसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड डाला। जिब्रेलिक एसिड प्लांट की लंबाई को बढ़ाएगा। तो बताओ, जैसे इसकी लंबाई बढ़ी तो अब यहां पर दोनों का फिनोटाइप कैसा आ गया? समान। तो यहां समान फिनोटाइप प्रदर्शित हो रहा है। तो दोनों के फिनोटाइप एक समान दिखाई दे रहे, ऐसा लग रहा है जैसे इसने इसके फिनोटाइप की कॉपी कर ली है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया फिनोकॉपी। तो फिनोकॉपी में क्या है, एक बार फिर समझना। जीनोटाइप भिन्न भिन्न, वातावरण भिन्न भिन्न, लेकिन क्या समान आ जाना? फिनोटाइप का समान आना, यह फिनोकॉपी कहलाता है। नाम से भी समझ में आ रहा है, फिनोटाइप को कॉपी करना, फिनोटाइप का समान हो जाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है वातावरण का भिन्न होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक केस और लेके समझाता हूं, अच्छे से आंसर देना। मैंने कहा यहां कैपिटल टी की बात करें। यहां बच्चों अगर हम बात करें कैपिटल टी की, यहां जैसे कैपिटल टी लिखा, कैपिटल टी वाला प्लांट बताओ टॉल होता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ये भी टॉल ही होता है। अच्छा, ये दोनों के जीनोटाइप भिन्न भिन्न है, जीनोटाइप भिन्न है, फिनोटाइप समान आ गए, तो इसका मतलब ये फिनोकॉपी होंगे? नहीं, इनको फिनोकॉपी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों ये समान वातावरण में ही ये टॉल देते थे, ये समान वातावरण में। यहां मेन शर्त क्या है? वातावरण का अलग होना बहुत जरूरी है। तो भिन्न वातावरण में समान फिनोटाइप आना, भिन्न वातावरण में समान फिनोटाइप आए तभी उसको क्या कहेंगे? फिनोकॉपी। इनको फिनोकॉपी क्यों नहीं कहा? इनको क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये तो समान वातावरण में ही बात कर रहे हैं। अरे बात समझिए, यहां वातावरण का भिन्न होना मेन कंडीशन है। जो बात यहां सिखाई गई, क्लियर हुई बच्चों अच्छे से? अगली टर्म हम लेते हैं। यहां पे बच्चों ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये एंथर होते हैं और ये बच्चों यहां ओव्यूल होता है। मतलब यहां पर ये इसका परागकोश यानी एंथर, ये बच्चों यहां पर इसका एंथर वाला भाग है और ये यहां पर ओव्यूल वाला भाग है। ये एंथर है, ये ओव्यूल है। ये तो प्लांट एक है। अब बच्चों यहां पर समझाने के लिए मैंने एक प्लांट और इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ये कोई दूसरा प्लांट है, उसका फ्लावर है। ये अलग प्लांट का फ्लावर है, ये अलग प्लांट है। मैंने पूरा प्लांट नहीं बनाया, अलग अलग प्लांट है, समझ लीजिए। लिख दिया मैंने प्लांट 1, प्लांट 2। अब बच्चों हुआ क्या? यहां पर हुआ ये कि इसके पोलन ग्रेन ने इसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज किया। मतलब इसके पोलन ग्रेन गए और इसी के ओव्यूल को ही यहां फर्टिलाइज कर रहे। बताइए, इसके पोलन ग्रेन ने इसके ओव्यूल को ही फर्टिलाइज किया, तो इसी को आप कहते हैं, हाँ वेरी गुड, स्वपरागण, या इसको हम कह सकते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग या स्वपरागण भी कह सकते हैं। स्वपरागण का मतलब उसी के पोलन ग्रेन उसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज करे, तो उसको हम सेल्फिंग या स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण शब्द प्लांट तक तो ठीक है, लेकिन एनिमल में ऐसा वर्ड हम नहीं बोलते। तो एनिमल के अंदर इसको लिखा जाता है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है सेम जीनोटाइप के मध्य क्रॉस हो जाना। सेल्फिंग का मतलब भी है। जरा सोचो, इस प्लांट के अंदर यहां सिखाने के लिए जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, तो यहां पर भी तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, कहीं भी हो, और दोनों तरफ सेम है, तो सेम के बीच में क्रॉस हो रहा है। यानी
कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से ही हो रहा है, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी यही है, तो सेम का सेम से क्रॉस होना, इसको प्लांट में तो सेल्फिंग कह देंगे, लेकिन एनिमल में इसको इनब्रीडिंग कहेंगे। आगे बच्चों में क्वेश्चन ऐसे लिखवाया करूंगा, मैं कहूंगा इस जीनोटाइप की सेल्फिंग कराना है, तो क्या समझोगे, जो जीनोटाइप दिया सेम वैसा लिख दो और क्रॉस करा देंगे। कैसे क्रॉस करते हैं आगे सब सिखाएंगे बच्चों, लेकिन पहले मीनिंग क्लियर हो। सेल्फिंग शब्द आ जाए तो सेम जीनोटाइप के मध्य क्या करना है, क्रॉस करना है। अब बच्चों यहां पर ऐसा हुआ कि यहां से इसके पोलन ग्रेन गए और इसके पोलन ग्रेन ने इसके ओव्यूल पे फर्टिलाइज किया, इसके पोलन ग्रेन गए और इस दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाकर यहां पर फर्टिलाइजेशन किया। बताओ इसको आप क्या नाम देते हैं? वेरी गुड, पर परागन, या इसको आप कह सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अच्छा, यहां इस प्लांट का जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां ले लिया कैपिटल टी कैपिटल टी। बताओ दोनों के जीनोटाइप कैसे हो गए, अलग अलग। इधर तो था कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर था कैपिटल टी कैपिटल टी, तो अलग अलग जीनोटाइप के मध्य क्रॉस हो तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन या सिंपल हम क्रॉस वर्ड बोल देंगे। अरे बात समझ में? अच्छा, मैंने कहा, ढंग से सुनना सभी, मैंने कहा ए स्मॉल ए की सेल्फिंग कराओ। क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया, ए स्मॉल ए की सेल्फिंग कराओ, मतलब इसका इसी के साथ क्रॉस करना, इसका इसी के साथ क्रॉस करना क्या कहलाता है, सेल्फिंग। लेकिन मैंने कहा ए स्मॉल ए का कैपिटल ए से क्रॉस हुआ, क्या यह सेल्फिंग है? नहीं, इसको हम बच्चों सेल्फिंग नहीं कहेंगे, इसको यहां पर कहा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। अरे बात समझ में? तो सेम जीनोटाइप के मध्य हो तो सेल्फिंग, लेकिन सेम ना हो तो उसको फिर इसको हम कह सकते हैं एक तरह का पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन। जो बात यहां सिखाई गई क्लियर हुई बच्चों अच्छे से? ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी हम आगे की बातें अच्छे से समझ पाएंगे। तो चाहे तो आप इन टर्मिनोलॉजी को नोट भी कर लीजिए। क्लियर इतना सबको? अगला केस लेते हैं। अगली डेफिनेशन हम लेते हैं, वो है संकर ओज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ गया, इसको इंपॉर्टेंट भी टिक करना। संकर ओज, इसी का दूसरा नाम होता है हाइब्रिड विगर, या इसी का एक नाम और दिया जाता है हिटेरोसिस। तो हाइब्रिड विगर कहें, हिटेरोसिस कहें, संकर ओज कहें, बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब ये होता क्या है, डेफिनेशन लिखते हैं। संकर ओज का मतलब होता है संकर संतति का या संतति का अपने दोनों पैतृकों से उत्कृष्ट होना, संतति का पैतृकों से अच्छा होना, संतति का पैतृकों से अच्छा होना। और सिंपल शब्दों में कहूं, बच्चों का पैतृकों से अच्छा होना, बच्चे पैतृकों से अच्छे, बच्चे पैतृकों से अच्छे हो तो उसी को हम संकर ओज या हाइब्रिड विगर कहते हैं। यह हाइब्रिड विगर विषम युग्मजता के कारण आता है, विषम युग्मजता के कारण ही, हेटेरोजाइगोसिटी के कारण ही संकर ओज बनता है। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां बच्चों पैतृक है, यहां पर भी पैतृक है, इनका क्रॉस कराते हैं। इसका जीनोटाइप कैपिटल है, स्मॉल भी है। इधर ले लेते हैं स्मॉल है, कैपिटल भी। क्लियर? सोच समझ के बताना। यहां कैपिटल ए है, तो इससे अगर मैं प्रभावी ट्रेट पूछूं तो ये तो बनाएगा प्रभावी ट्रेट। अरे दोनों तरफ डोमिनेंट है, अच्छा इनसे ट्रेट एक ही बनेगा। लेकिन अब बताओ, अगर मैं टी लिखूं या टी दो बार लिखूं, बनेगा तो टोली। तो इधर भी ए से क्या बन जाएगा, कुछ ना कुछ बनेगा, प्रभावी बनेगा। लेकिन ये तो कौन सा है, अप्रभावी। कैपिटल लेटर से लिखा मतलब प्रभावी, स्मॉल से लिखा मतलब अप्रभावी। तो बताओ यहां पर ये तो हो जाएगा प्रभावी, ये प्रभावी हो जाएगा और ये अप्रभावी होगा। तो इसमें प्रभावी ट्रेट की बात की जाए तो एक ही है प्रभावी ट्रेट। यहां कितना बताना बच्चों, एक। अच्छा, दोनों मिला के ट्रेट तो एक ही बनाएंगे, तो एक ही लिखा है। अब इधर चेक करो, ये तो हो गया अप्रभावी और ये हो गया प्रभावी, तो प्रभावी ट्रेट यहां पर भी एक ही होगा। यानी इस पैतृक के पास प्रभावी ट्रेट एक है, इस पैतृक के पास भी प्रभावी ट्रेट एक है। अब इन दोनों का क्रॉस कराते, दोनों का क्रॉस कराते। क्रॉस कैसे कराते हैं अभी मैंने नहीं सिखाया, आगे सिखाऊंगा। अभी बस इतना ध्यान दो कि अगर हम इनका क्रॉस कराते तो इधर से आता कैपिटल ए, इधर से स्मॉल ए, इधर से स्मॉल बी, इधर से कैपिटल बी, मतलब यहां बन जाता कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये कैसे बनता है डिटेल में आगे सब सिखा दूंगा मैं आपको कि कैसे क्रॉस कराते। अभी ये ध्यान रखो, इनका क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा। क्लियर? अब मैं यहां पर आपसे पूछता हूं प्रभावी ट्रेट कितने, दिमाग लगाओ, आप आंसर दो, सोचो जरा।
क्या आंसर आएगा? ये वाला बोलो प्रभावी या प्रभावी? प्रभावी। अरे एक तो डोमिनेंट है ना बेटे, प्रभावी आ जाएगा, और ये भी प्रभावी होगा। तो बताओ कितने प्रभावी हो गए? 2। इसका भी प्रभावी, ए का भी प्रभावी और बी का भी प्रभावी, मतलब प्रभावी ट्रेट यहां 2 हो जाएंगे। अब यहां चेक करते हैं, पैतृक के पास कितना है? 1। इधर भी 1 ही है। पैतृक के पास तो एक ही ट्रेट है, लेकिन संतति के पास वेरी गुड 2 है। तो ये जो संतति बनी है, ये संतति यहां पर सोच समझ के बताना, ये संतति यहां पर इन पैतृकों से सुपीरियर है। तो संतति का पैतृकों से सुपीरियर होना, इसी को बच्चों संकरोज या हाइब्रिड विगर कहते हैं। हाइब्रिड विगर का क्या मतलब है? क्लियर हुआ सबको अच्छे से? संतति का पैतृकों से सुपीरियर होना, इसी को संकरोज कहा जाता है। क्लियर? और ये क्यों हुआ? यहां भी हेटेरोजाइगस है, यहां भी हेटेरोजाइगस है, यानी यह विषम युग्मजता के कारण होता है। एग्जाम में यही डेफिनेशन पूछेंगे आपसे, वो संकरोज का क्या मतलब है? क्या आंसर दोगे? संतति का पैतृक से अच्छा होना, सुपीरियर होना, यही संकरोज। इंग्लिश नाम भी याद रखना, हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस कहते हैं। क्लियर? ये जो यहां पर आपको अभी समझाया, क्लियर हुआ बच्चों? इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पे बच्चों हम अगला लेते हैं, और वो लेते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको हम कहते हैं अंतः प्रजनन उदासीनता। इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक नाम, और अंतः प्रजनन उदासीनता। ज्यादा अच्छा है कि इंग्लिश नाम ध्यान रखे। होता क्या है? अंतः प्रजनन या स्वपरागन के कारण संकरोज का समाप्त हो जाना ही अंतः प्रजनन उदासीनता कहलाता है। यानी स्वपरागन कराओ, और स्वपरागन कराने से मान लो ऐसा कुछ हुआ कि संकरोज खत्म हो जाए, डोमिनेंट ट्रेट खत्म हो जाए, तो उसी को ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। क्लियर? इसको एग्जांपल समझो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये संकरोज था जो भी हमने बनाया था, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर? यहां पर फिर से संकरोज है, यही कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें डोमिनेंट ट्रेट बताओ बच्चों कितने? इससे भी डोमिनेंट आएगा, इससे भी आएगा, बताओ कितने आ जाएंगे? वेरी गुड, 2 आ जाएंगे। इसका 1 आ जाएगा, इसका 1 आएगा। इधर भी कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। अरे हो सकते हैं। अब बच्चों इन दोनों संकरोज का आपस में क्रॉस कराते हैं। अच्छा, इधर जीनोटाइप इधर जीनोटाइप अलग है या समान है? सेम। और सेम जीनोटाइप के मध्य क्रॉस करना, यस, सेल्फिंग, या इसी को मैं एक नाम और दे सकता हूं, अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग भी इसको कह सकते हैं। इंग्लिश में बच्चों इसको नाम दे तो यही अपने आप में क्या बन जाएगा? इनब्रीडिंग। ये यहां पर इनब्रीडिंग भी है, अंतः प्रजनन या स्वपरागन करा दिया। क्यों कहा स्वपरागन? सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस है, इसको आप सेल्फिंग भी कह सकते हो। अब ये क्रॉस कैसे कराते हैं अभी नहीं बताया। जब ये क्रॉस कराते हैं तो एक चांस है, एक चांस ये कि इधर से स्मॉल है, इधर से स्मॉल है। ध्यान से देखना सभी, इधर से स्मॉल है, इधर से स्मॉल है, आ सकता है, यस। इधर से स्मॉल भी, इधर से स्मॉल भी, यस। तो यहां बन सकता है स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल भी, स्मॉल भी। अब यहां पर मैं आपसे पूछूं कि प्रभावी ट्रेट कितने हैं, सोच समझ के आंसर बताओ। बताओ ये वाला कैसा है? अप्रभावी। ये वाला भी पूरा अप्रभावी, प्रभावी कहीं नहीं है, यानी यहां प्रभावी ट्रेट 0 है। तो अब बताना, ये जो यहां पर फाइनली संतति बनी है, यानी ये जो बच्चे बने हैं, संतति बनी है, इसमें डोमिनेंट ट्रेट 0 है। तो बताओ ये पैतृकों से अच्छा है या खराब है? खराब ही है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट खत्म हो गए। तो यहां संतति का इनब्रीडिंग कराने पर खत्म हो जाना, लॉस्ट हो जाना, इसी को ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। यानी यहां पेरेंट्स तो अच्छे हैं, यहां पेरेंट्स अच्छे क्योंकि दो डोमिनेटेड है, लेकिन बच्चे बेकार हो गए। यानी पेरेंट्स अच्छे हो, बच्चे बेकार हो जाए, तो इनब्रीडिंग कराने पर ऐसे डोमिनेंट ट्रेट का खत्म हो जाना, यही इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। पेरेंट्स तो अच्छे थे, लेकिन बच्चों में यहां प्रॉब्लम आ गई, तो पेरेंट डिप्रेशन में चले गए। ये क्या हुआ? तो यहां डिप्रेशन आ गया, तो इसलिए इसको नाम दिया गया इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लेकिन खास बात, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन केवल एक चांस है, ये बस एक चांस है। मतलब हर बार इनब्रीडिंग कराने पर डिप्रेशन आए कोई जरूरी नहीं है। अगर बच्चों में ये पूरा क्रॉस आपको अगर समझाता है, ये एक तरह का डायहाइब्रिड क्रॉस है, अगर मैं इस क्रॉस को आपको समझाता तो यहां से क्रॉस बना के डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा भी, तो वहां पर बच्चों ऐसे 16 का एक बड़ा सा चेकर बोर्ड बनता है, ऐसे 16 का चेकर बोर्ड बनता है। और इस चेकर बोर्ड में यहां पर स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल भी, स्मॉल भी आएगा। ये केवल एक आ रहा है,
कितने में से? 16 में से, मतलब ये 1/16 चांस होंगे। मतलब इस यहां पर 0 होने के चांस 1/16 है, तो ये एक चांस होता है। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर इधर से कैपिटल ए, इधर से कैपिटल ए, इधर से कैपिटल बी, इधर से कैपिटल बी आ सकता है? यस आ सकता है। और अगर इधर आ गया तो डोमिनेंटेड 1 और 1 तो 2 हो जाएंगे, 2 डोमिनेंटेड होंगे, तो इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं कहेंगे, इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं कहेंगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कब बोलते हैं? जब ऐसे कैरेक्टर खत्म हो जाए या कम हो जाए। मान लो यहां एक ही कैरेक्टर होता तब भी कह सकते थे। कैरेक्टर का कम हो जाना, इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। यहां पे जब क्रॉस कराते हो तो पहला कैसी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी का बनता है। तो कोई जरूरी नहीं, बात को सुनना अच्छे से, कोई जरूरी नहीं कि इनब्रीडिंग कराने पर हमेशा डिप्रेशन आएगा ही। ये केवल एक चांस है, और ये आने का चांस 1/16 है। अरे बात समझ में? तो केवल चांस होता है। अच्छा, यहां 2 है, बच्चों में भी 2 कैरेक्टर आ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आते, ऐसे 16 का चेकर बोर्ड बनाते। तो जो बात यहां सिखाई क्लियर हुई बच्चों? अगर इनब्रीडिंग कराए और कैरेक्टर लॉस हो तभी डिप्रेशन कहेंगे, तभी वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। दोनों टर्म अच्छे से क्लियर हुई? एक बार फिर बोलता हूं, सबको अच्छे से आ जाना चाहिए। बताओ हमने क्या सीखा? हमने यहां पर पहले तो यह सीखा हाइब्रिड विगर क्या होता है। संतति पैतृकों से अच्छी है तो हाइब्रिड विगर है, लेकिन वो हाइब्रिड विगर इनब्रीडिंग कराने पर लॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। लेकिन यह केवल एक चांस होगा। बात समझ में? तो दोनों परिभाषाएं जो मैंने अभी आपको सिखाई है वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। क्लियर? अगली टर्म लेते हैं जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है किसी प्राणी के मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड कोशिका में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ। हैप्लॉइड सेल में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, कितना? हैप्लॉइड सेल, तो हैप्लॉइड सेल में जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसे ही बच्चों उसका जीनोम कहा जाता है। हैप्लॉइड की वजह ज्यादा अच्छा वर्ड बोला जाता है मोनोप्लॉइड, याद है? मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, म्यूटेशन में सीखा था हमने। मोनोप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट, तो सिंगल सेट में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जितना भी डीएनए है, वही उसका जीनोम है। ऐसे समझो आप, मानव का एग्जांपल ले। मानव की सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड, लेकिन मैंने यहां एक सेट बनाया, हैप्लॉइड बनाया। यहां 1 1 है, 2 1 है, 3 1 है, ऐसे 23 है। और ये जो 23 क्रोमोसोम यहां से लेके यहां तक दिख रहे, 1 से 23, इन सबका जितना भी डीएनए होगा वही बच्चों जीनोम होगा। मतलब इन सबको मिला के जीनोम कहा गया। तो हमारे जीनोम में 23 क्रोमोसोम है। इस एक को जीनोम नहीं कहते, इस पूरे सेट को मिला के क्या कहा जाता है बच्चों? जीनोम। तो मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड सेल में जितना भी आनुवांशिक पदार्थ है वो उसका जीनोम कहलाता है। जीनोम एक बड़ी वर्ड है जिसमें ये सारे क्रोमोसोम आ गए, पूरा सेट आ गया। अब बताओ, ये पूरा तो जीनोम है, लेकिन ये छोटे से भाग की बात करूं तो यस, ये छोटा भाग तो क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम छोटा भाग है, जीनोम तो बहुत बड़ा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम और जीनोम में से कौन बड़ा? जीनोम यहां बड़ा होता है। यह पॉइंट ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आता है। जीनोम बड़ा होता है, क्रोमोसोम तो उसका एक छोटा पार्ट होता है। सिमिलरली ये बच्चों आपको, अच्छा क्रोमोसोम और जीन की बात करें, कौन बड़ा होगा? यह तो आप लोग को आना भी चाहिए अच्छे से। क्रोमोसोम बड़ा होता है जीन? हां, यह बच्चों क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम का एक छोटा भाग ये जीन होता है। तो क्रोमोसोम तो इतना बड़ा है और जीन तो छोटा सा है, यानी क्रोमोसोम बड़ा होता है, जीन छोटा भाग है। अब बच्चों मेरे पास जीन भी है और न्यूक्लियोटाइड भी है, कौन बड़ा होगा? सोचो, आप दिमाग लगाओ। ये बच्चों पूरा इतना बड़ा जीन है, और इस जीन के अंदर तो ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अरे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे, यानी ये छोटा सा भाग है न्यूक्लियोटाइड, और जीन तो इतना बड़ा है। अरे जीन में न्यूक्लियोटाइड ही तो होंगे और बहुत सारे होंगे, तो हम कह सकते हैं जीन बड़ा होता है, न्यूक्लियोटाइड छोटा होता है। अब मुझे न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजन क्षारक में समझाना है। आप बताओ कौन बड़ा होगा? न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते थे, याद करो। नाइट्रोजन बेस, याद है कुछ ऐसा, फिर पेंटोस शुगर और फिर फॉस्फेट, और इन तीनों को मिला के कहा जाता था न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है और ये अकेला इतना सा नाइट्रोजन क्षार है। तो न्यूक्लियोटाइड बड़ा होता है, नाइट्रोजन बेस छोटा है, मतलब न्यूक्लियोटाइड बड़ा होगा। ये जो मैंने आपको ऑर्डर समझाया है, कौन बड़ा कौन छोटा, एग्जाम में नीट में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ये ध्यान भी रखें। बताइए क्या ऑर्डर बताया? जीनोम सबसे बड़ा,
उसका छोटा पार्ट गुणसूत्र, उसका छोटा पार्ट जीन, जीन का छोटा पार्ट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से छोटा नाइट्रोजन क्षार। तो ये इनका ऑर्डर रहता है। जो बात यहां समझाई क्लियर हुई? तो ये टर्म भी आपको ध्यान रखना है। जेनेटिक्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं ये हम समझ रहे हैं। इसमें बच्चों 3 वर्ड आते हैं। ये 3 वर्ड बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं। इसमें एक आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन, अगला आता है लिंकेज, और अगला आता है सेग्रीगेशन, विसंयोजन। ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझाते हैं। ये बच्चों सेल है। जब सेल में डिवीजन होता है, स्पेशली मियोसिस, तो आप लोग सभी जानते हैं, बात को सुनना अच्छे से। अब थोड़ी देर बहुत ध्यान समझो कि 3 टर्म मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये 3 टर्म समझ गए मतलब जेनेटिक्स आधी समझ गए, आप बहुत कुछ समझ गए। बस ये टर्म अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है। जब बच्चों मियोसिस होता है या माइटोसिस भी हो, सेल साइकिल की शुरुआत आप सभी जानते हैं G1 से होती है। साइकिल की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? G1। अच्छा, G1 के बाद एस फेज आती है, फिर G2 आती है, फिर प्रोफेज आती है। अच्छा, मियोसिस है तो प्रोफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद आ जाएगी मेटाफेज फर्स्ट। मैं यहां पर मेटाफेज फर्स्ट की ही बात कर रहा हूं। मियोसिस आप पढ़ चुके होंगे, मैं डायरेक्ट मेटाफेज पे समझा रहा हूं। जब बच्चों मेटाफेज आती है, मेटाफेज आगे मतलब एक बात तो क्लियर है, मेटा का मतलब होता है मिडिल, मेटाफोर मिडिल, मतलब यहां क्रोमोसोम इस सेल के बीच में जमा होंगे, मिडिल में जमा होंगे। और जमा होने का तरीका भी बड़ा अच्छा होगा। ऐसे जमा होंगे कि अगर ये क्रोमोसोम 1 है, बात को सुना अच्छे से, ये क्रोमोसोम 1 है तो सामने वाला भी 1 होगा। 1 मतलब हां, समजात गुणसूत्र, मतलब ये जो समजात गुणसूत्र है आमने सामने अरेंज होंगे। 1 के सामने वाला 1 ही होगा, 1 के सामने वाला 1 होगा, समजात आमने सामने। इसी तरह से ये क्रोमोसोम 2 है तो बताओ सामने वाला 2 ही होगा। मतलब सिखाने के लिए मैंने कह दिया कि ये क्रोमोसोम 2 है तो ये भी 2 होगा। यानी समजात गुणसूत्र आमने सामने, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, समजात गुणसूत्र आमने सामने रहेंगे। क्लियर? तो ये बात आप पहले अच्छे ध्यान रखें। अब बच्चों यहां पर मेटाफेज में ही आप लोग ये भी जानते हैं कि इन क्रोमोसोम के साथ ऐसे फाइबर जुड़ने लगते हैं। मैं नहीं बताऊंगा कौन से फाइबर होते हैं। ये यहां पर ऐसे फाइबर जुड़ने लग जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये स्पिंडल फाइबर, तर्कुतंतु जुड़ने लग जाते हैं। ऐसे स्पिंडल फाइबर यहां पर जुड़ने लग जाते हैं। जब ये मेटाफेज में अरेंज हो रहे होते तो 2 के सामने 2 होगा, बताओ 3 के सामने वाला 3 होगा, होमोलोगस सामने होंगे। लेकिन यहां पर एक अरेंजमेंट ये भी तो हो सकता था, और ये भी पॉसिबिलिटी थी कि यहां पर बच्चों, अच्छा यहां कैपिटल है तो यहां स्मॉल ए ले लेंगे, यहां कैपिटल बी ए ले तो यहां स्मॉल बी हम ले सकते हैं, ऐसे एलील प्रेजेंट होंगे। अब बच्चों ये तो मैंने इसमें समझाया, लेकिन एक चांस ये भी तो हो सकता था, और एक कंडीशन को लेकर बताता हूं, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए तो एस सच रहते, कैपिटल ए स्मॉल ए तो एस सच रहे, लेकिन ये 2 यहां उल्टे भी तो अरेंज हो सकते। मतलब जो स्मॉल भी आपको नीचे दिख रहा है, हो सकता है स्मॉल भी ऊपर दिख जाए, और जो कैपिटल भी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो नीचे आ जाए। मतलब ये 2 जो है ये आपस में उल्टे अरेंज हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। अब बताओ ये 2 है, 2 है, 2 के सामने है तो 2, लेकिन आपस में उल्टा अरेंज हो गया। बताओ 1 के सामने 1 ही है, 2 के सामने 2 है, लेकिन इनका अरेंजमेंट आपस में उल्टा हो सकता है। फिर इनके साथ भी ऐसे फाइबर जुड़ जाते हैं, नाम मैं नहीं बताऊंगा। बताओ ऐसे इनके साथ ये फाइबर जुड़ के, नाम बोलो। वेरी गुड, स्पिंडल फाइबर जैसे यहां लगे हुए थे। ये बच्चों जो फाइबर यहां आपको दिखाई दे रहे हैं, इन फाइबर को हम क्या नाम दे देते हैं? स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर लगे हुए हैं। कौन सी अवस्था चल रही है? मेटाफेज। मेटाफेज के बाद अगली अवस्था एनाफेज। जब एनाफेज आते हैं तो एनाफेज में ये क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाएगा, ये बताओ कहां जाएगा? ऊपर, ये वाला नीचे, ये वाला नीचे। मतलब इधर वाले क्रोमोसोम ऊपर जाएंगे, इस पोल पे जाएंगे, इधर वाले नीचे वाले पोल पे जाएंगे। अच्छा, जब ये ऊपर जाएंगे तो ए और बी ऊपर साइड में जाएंगे, स्मॉल बी नीचे जाएगा। आप जानते ही हैं, सेल डिवीजन में पढ़ते हैं। मेटाफेज के बाद जब एनाफेज फर्स्ट आएगी तो ये ऐसे अलग ऊपर हो जाएंगे, ये ऐसे अलग हो जाएंगे। अच्छा, ये एग्जैक्टली ऐसे डबल क्रोमेटिड में होते हैं, लेकिन मैंने नहीं बताया, सिखाने के लिए बता रहा हूं बस। एनाफेज के बाद फिर टीलोफेज आती है, फिर मियोसिस सेकंड चलता है, और फाइनली बच्चों यहां पर मियोसिस खत्म हो गया। मैं डायरेक्ट गैमिट में आपको बताता हूं। जब गैमिट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, फाइनल सेल जो बनेगी, यहां से कैपिटल ए कैपिटल बी सेम एज यहां चले जाएंगे। अब बताओ स्मॉल बी यहां गए तो यहां स्मॉल भी आ जाएंगे।
अरे यही तो हुआ। अब बताओ यहां पर भी जब युग्मक बनेंगे कैपिटल ए के साथ कौन आएगा? वेरी गुड, स्मॉल भी आ जाएगा। और ये नीचे जाएंगे तो स्मॉल ए के साथ कैपिटल भी आ जाएगा। मतलब ये वाले ऊपर, ये वाले नीचे, ये वाले ऊपर, ये वाले नीचे। अब सोच समझ के आंसर बताना। जब ये मेटाफेज के बाद एनाफेज आई होगी तो ये क्रोमोसोम गया ऊपर और ये गया नीचे। ये क्रोमोसोम क्या समजात गुणसूत्र है? तो बताओ, एक वन इधर जा रहा है, एक वन इधर जा रहा है, समजात गुणसूत्र अलग हो रहे। कौन से? समजात गुणसूत्र। और समजात गुणसूत्रों का ऐसे अलग होना, समजात गुणसूत्रों का ऐसे अलग होना, इसी को बच्चों नाम दिया जाता है पृथक्करण, वियोजन, या इसी को एक बड़ा अच्छा नाम दे देते हैं डिसजंक्शन। तो ये पृथक्करण, वियोजन या डिसजंक्शन या सेग्रीगेशन आप कह सकते हैं। जो बात मैंने अभी समझा इसको मैं नोट करवा लूंगा, पहले समझ लो अच्छे से। पृथक्करण या वियोजन। पृथक्करण का मतलब इन होमोलोगस समजात गुणसूत्रों का अलग होना, यह वियोजन कहलाता है। सिमिलरली यहां ऐसे भी समझ सकते हो, यहां बच्चों ये वाला जाएगा ऊपर और ये वाला नीचे। बताओ 2 कौन से क्रोमोसोम? समजात। तो ये समजात गुणसूत्रों का ऐसे अलग होना, यानी इन बी स्मॉल बी का अलग होना, और अच्छे से कहें कैपिटल बी स्मॉल बी का एलील का आपस में अलग होना, यही पृथक्करण या वियोजन कहलाता है। बात समझ में? एक बात तो बहुत अच्छे से मुझे बताइएगा, ढंग से बताना सभी। इस कैपिटल ए के साथ यहां कैपिटल बी जा रहा था, इधर गए, लेकिन जब ये उल्टे अरेंज हो गए तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है। एक बात मुझे बताओ, क्या कैपिटल ए के साथ हमेशा कैपिटल बी जाएगा? कोई जरूरी नहीं। कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी तो जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि बच्चों ए और बी अलग अलग गुणसूत्रों पे बैठे। ए क्रोमोसोम 1 पे बैठा है, बी क्रोमोसोम 2 पे बैठा है। एक बार फिर सुनना अच्छे से, बात को बहुत अच्छे से समझो। ए और बी समान क्रोमोसोम पे है या अलग अलग या असमजात गुणसूत्रों पे है? अलग अलग गुणसूत्रों पे है। तो बताओ, ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, तो ए के साथ जब ये उल्टे होंगे तो स्मॉल बी भी तो आ सकता है। तो बताओ, ए और बी एक दूसरे पे निर्भर है या स्वतंत्र है? आप आंसर दो इसका। तो ए और बी एक दूसरे पे निर्भर है या स्वतंत्र है? स्वतंत्र है, क्योंकि बी भी आ सकता है, स्मॉल बी भी आ सकता है, अलग गुणसूत्रों पे बैठे। और जब अलग गुणसूत्रों पे बैठे होते हैं तभी जाके स्वतंत्र अपव्यूहन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है। जैसे ये स्मॉल ए स्मॉल बी अलग अलग पे बैठी है, तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है। अरे बात समझ में? अच्छा, एक वर्ड और यहां पर आता है, ये स्वतंत्र अपव्यूहन हो गया। एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन होती है बहुत सारी? सोच समझ के आंसर देना। एक क्रोमोसोम पर बहुत सारी जीन होती है। अरे छुटके से वाई पर याद करो 231 जीन होती है। इस क्रोमोसोम पर जैसे ए जीन है, यहां सिखाने के लिए मैंने एक जीन और ले ली डी। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अरे एक क्रोमोसोम पे कई जीन हो सकती है। इसी तरह से यहां ए के साथ स्मॉल डी हो सकता है, इधर भी ए के साथ कैपिटल डी स्मॉल डी ले लिया। जब बच्चों ये क्रोमोसोम ऊपर जाएगा तो ए और डी कैसे जाएंगे? साथ। क्यों? क्योंकि एक ही क्रोमोसोम में बैठे। और अच्छे से कहूं, ये दोनों एक ही प्लेन में बैठे। ए और डी पे चर्चा कर रहा हूं। ए और डी एक ही प्लेन में बैठे, तो जब यहां साथ है तो ये बच्चों जब युग्मक में गए होंगे तो युग्मक में भी इधर डी जाएगा, ये वाला साथ गया तो स्मॉल डी यहां जाएगा। बताओ, ए और डी यहां साथ है, यहां साथ है, क्यों? क्योंकि एक ही गुणसूत्र पे। फिर देखो, ए और डी एक ही गुणसूत्र पे है, तो यहां पर भी डी वगैरह ये साथ रहेंगे। तो बताओ, ए और डी हमेशा कैसे रह रहे? साथ ही रह रहे। साथ क्यों रह रहे? क्योंकि एक ही गुणसूत्र पे बैठे। अरे ये पहले क्रोमोसोम पे तो बैठे हैं। एक ही क्रोमोसोम पे बैठे हो तो उसी को कहा जाता है सहलग्नता, इंग्लिश में कहा जाए लिंकेज। और लिंकेज कब होती है? जब जीन एक ही गुणसूत्र पे बैठी हो। जैसे ये ए और डी एक ही क्रोमोसोम पे बैठे, तो इनको मिला के हम कहेंगे सहलग्नता लिंकेज। जितना कुछ मैंने आपको समझाया अब मैं समराइज करता हूं, बहुत ध्यान से समझना बेटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने सिखाई है। बच्चे इन्हीं में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब सहलग्नता होती है, कब स्वतंत्र अपव्यूहन होता है और कब सेग्रीगेशन होता है। ढंग से सीखने की जरूरत है। अगर बच्चों इन होमोलोगस क्रोमोसोम का, इन 1-1 का अलग हो, बात को सुनना, होमोलोगस का अलग होना यह कहलाता है पृथक्करण या वियोजन। पृथक्करण या वियोजन। जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है,
या और अच्छे से कहूं अलग अलग प्लेन में बैठी है, ये प्लेन नंबर 1 में बैठी है, ये प्लेन 2 में बैठी है, तो जब अलग अलग प्लेन में बैठे तो अलग अलग उड़ेंगे, बस एक दूसरे को बाय बाय करते जाएंगे। अलग प्लेन में है तो अलग अलग उड़ेंगे, यानी एक दूसरे से कोई नाता नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र जाते हैं। और स्वतंत्र जाना यही स्वतंत्र अपव्यूहन कहलाता है। अपव्यूहन का मतलब होता है वंशागति। ए की वंशागति बी की वंशागति से स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि अलग क्रोमोसोम पे है। लेकिन बताओ ए और डी हमेशा साथ जाते हैं, यहां साथ है, यहां भी साथ है, स्मॉल डी यहां भी साथ है। क्यों? क्योंकि एक ही गुणसूत्र पे बैठे। तो ये साथ साथ जाना, एक गुणसूत्र पे बैठे साथ साथ जाना, साथ रहना, यही सहलग्नता है। सहलग्न रहो, साथ रहो। तो सहलग्नता कब होती है? जब जीन एक ही गुणसूत्र पे बैठी है। फिर सुनना, होमोलोगस का अलग होना पृथक्करण, असमजात गुणसूत्रों पे बैठी है, अलग अलग गुणसूत्रों पे बैठी है स्वतंत्र अपव्यूहन, एक ही गुणसूत्र पे बैठी है सहलग्नता। ये जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई, अब यहां पर चाहे तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं इनकी डेफिनेशन आपको समझाता हूं। ये डेफिनेशन अभी लिख लेते हैं, पहले ये चाहे तो डायग्राम बना लो आप लोग। अब यहां पर सबसे पहले सेग्रीगेशन की डेफिनेशन, डिसजंक्शन की डेफिनेशन। पृथक्करण, वियोजन, सेग्रीगेशन, डिसजंक्शन एक ही बात है। इसकी डेफिनेशन लिखें। अर्धसूत्रण के समय, मियोसिस के समय समजात गुणसूत्रों का अलग होना, जैसे ये 1 और ये 1, इनका ऐसे अलग अलग होना, 1 का अलग होना, यही क्या कहलाता है बच्चों? सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन कहलाता है। इनका भी अलग होना, बी स्मॉल बी का अलग होना, यह भी सेग्रीगेशन कहलाएगा। बात समझ में? यानी ऐसे सेम एलील का अलग होना वो सेग्रीगेशन कहलाता है। एक बड़ा अच्छा वर्ड यहां पे आता है नॉन डिसजंक्शन या अवियोजन। नॉन डिसजंक्शन वर्ड का मतलब होता है ये 1 के सामने 1 जाता है। अगर इस बच्चों सेग्रीगेशन में कोई गलती हो जाए, सेग्रीगेशन में कुछ गलती हो जाए, तो उसी को ही अवियोजन या नॉन डिसजंक्शन नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, इसको लिख लो पहले, गुणसूत्रों के पृथक होने में किसी भी प्रकार की त्रुटि अवियोजन कहलाती है। कोई त्रुटि हो जाए। अच्छा, त्रुटि क्या हो सकती है? जैसे ये वाला 1 बाय मिस्टेक यहां लग गया जिसपे स्मॉल है। अब बताओ, कैपिटल ए भी इधर है, स्मॉल ए भी इधर है, तो ये ए स्मॉल ए एक ही साइड जाएंगे, गलती हो गई। और ये जो गलती होती है, इसी गलती को नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, मतलब ये सेम साइड चले जाते। और ये जो गलती होती है, इसी गलती से कई तरह के सिंड्रोम होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ते हैं आप लोग। एक बार फिर समझो, पृथक होना, तरीके से पृथक होना, कोई गलती नहीं होना, वो डिसजंक्शन। लेकिन मान लीजिए 1 गलती से इधर चला जाता, गलती से कोई त्रुटि हो जाती, तो उसे नॉन डिसजंक्शन कह देते हैं। क्लियर? अगली डेफिनेशन लेते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन। बताओ कब होता है? आप बोलो। जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है, जैसे ये ए और ये बी अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है, तो हम कह सकते हैं यह तब होता है जब जीन असमजात गुणसूत्रों पे उपस्थित होती है, जैसे ए और बी जीन की पे हम चर्चा करें, तो ए और बी जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है। क्लियर? अगला, लिंकेज। बताओ कब होता है? हां, जब जीन सेम क्रोमोसोम पे बैठी होती है। यह तब होता है जब जीन्स एक ही गुणसूत्र पे बैठी हो, तो उसको हम लिंकेज कहते हैं। अच्छा, यहां पे मान लीजिए बच्चों, ये जीन, ये ए जीन और डी जीन एक ही क्रोमोसोम पे बैठी है, तो एक क्रोमोसोम पे बैठी है तो साथ जाएगी, और साथ जाना इसी को हम सहलग्नता कहते हैं। इनमें हो गया सहलग्नता, इनमें हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इनका अलग होना वो सेग्रीगेशन कहलाता है। ये जो टर्म मैंने आपको समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? ये टर्म समझ गए मतलब जेनेटिक्स बहुत समझ जाओगे बच्चों आप लोग, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगी। इन्हीं टर्मिनोलॉजी पे हम लॉ बना चुके हैं। मेंडल ने इस आधार पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया है। वो डिसजंक्शन जो पढ़ाया था, पृथक्करण का नियम दिया है, और ये लिंकेज के बारे में तो मॉर्गन साहब ने बड़ी बड़ी बातें सिखाई है। हम ये डिटेल में और पढ़ेंगे अच्छे से। बात समझ? ये तो मैं टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो। आगे मैं कभी भी लिंकेज शब्द बोलूं, क्या समझोगे? लिंकेज मतलब लिंक रहना, लिंक रहना मतलब साथ रहना। और साथ कब रहेंगे? जब एक ही गुणसूत्र पर बैठे हो। और स्वतंत्र कब रहेंगे? जब अलग अलग गुणसूत्रों पर बैठे। नाम से समझ में आ जाएगा बच्चों, रटो मत। स्वतंत्र कब रहेंगे? जब अलग अलग बैठे हो। और लिंक कब रहोगे? जब साथ बैठे हो। मतलब साथ बैठे हो तो लिंकेज, अलग अलग बैठे हो तो स्वतंत्र है। और आपस में
एलील का आपस में अलग होना वो सेग्रीगेशन हो जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछता हूं, आप बताइएगा कहां कौन सा होता है। ये बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने क्रोमोसोम नंबर यहां ले लिया 5, यहां ले लिया 5, और यहां पर बच्चों समझाने के लिए मैंने ये क्रोमोसोम ले लिया, मान लेते हैं 6, और ये क्रोमोसोम 6 है। अच्छा, ये 5 है, वो 6 है। यहां पे बच्चों जीन बैठी है कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, यहां ले ली कैपिटल E और ये स्मॉल e। क्लियर? अब इनमें जो मैं आपसे पूछता जा रहा हूं उसका आंसर देना। बताइएगा कैपिटल R कैपिटल T क्या दर्शा रहे? हाँ, चेक करो, आप दिमाग लगाओ, मैं नहीं सिखाऊंगा, आपको आना चाहिए। R और T, पहले दिमाग लगाओ, एक ही गुणसूत्र पे बैठे हैं और एक पे बैठे हैं, मतलब साथ जाएंगे, और साथ जाएंगे मतलब ये सहलग्न है, सहलग्नता यानी लिंकेज दर्शा रहे। अच्छा, यहां बताना R स्मॉल r क्या दर्शाएंगे? कैपिटल R स्मॉल r। अच्छा, अलील का आपस में अलग होना, और अलील का आपस में होना क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन। ये सेग्रीगेशन दर्शाते हैं। अच्छा, इसी तरह से मैंने यहां पे लिखा कैपिटल R कैपिटल E क्या दर्शा रहे? कैपिटल R कैपिटल E, कैपिटल R कैपिटल E अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे हैं, इसका मतलब RE अलग अलग पे बैठे। जैसे अलग है, निर्भर या स्वतंत्र? स्वतंत्र, मतलब यहां पर चलेगा स्वतंत्र अपव्यूहन। यहां बच्चों स्वतंत्र अपव्यूहन हो जाएगा। बात समझ में? इंग्लिश में लिखूं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए अब बताना अच्छे से, बताओ कैपिटल E स्मॉल e क्या दर्शा रहे? E स्मॉल e, हाँ, ये दोनों आपस में अलग होंगे यानी ये सेग्रीगेशन। स्मॉल r स्मॉल t क्या दर्शा रहे? फटाफट आंसर आना चाहिए। स्मॉल r स्मॉल t साथ जाएंगे मतलब लिंकेज। बताओ स्मॉल t स्मॉल e क्या दर्शा रहे? स्मॉल t स्मॉल e, वेरी गुड। अलग अलग पे बैठे हैं मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन। बता सकते बेटे? तो ऐसे में आपसे पूछ सकता हूं। टर्म क्लियर हुई? होमोलोगस अलग, सेग्रीगेशन, साथ साथ जाना लिंकेज, अलग अलग पर बैठे स्वतंत्र। बहुत आसान है।